हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज स्टार्ट करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इससे पहले इसको हम कार्बनिक केमिस्ट्री भी कहा करते थे। इससे पहले हम क्या कहते थे? इसको कार्बनिक केमिस्ट्री। तो हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। केमिस्ट्री ये जो है 11th क्लास का पार्ट है। और 12th यूनिट में आता है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनिशियली हम इसको कार्बोनिक केमिस्ट्री भी कहा करते थे। क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके अंदर एक बेसिकली एक एलिमेंट पाया जाता है जो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर पाया जाता है, जो है कार्बन। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कार्बन से बने हुए हैं। उनके अंदर कार्बन जो है हमेशा प्रेजेंट रहता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। शुरुआत में जितने भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के अंदर ही कार्बन को लिया जाता था। जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो भी पीरियोडिक टेबल में आते थे। लेकिन टाइम के साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो इंक्रीज होते गए, उनका नंबर इंक्रीज होता गया और इतने कंपाउंड बने, हमें उनके लिए अलग से एक ब्रांच जनरेट करनी पड़ी, उनके लिए एक अलग से ब्रांच बनानी पड़ी, उनके लिए अलग से एक शाखा बनानी पड़ी केमिस्ट्री की, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो कार्बन है उसके बहुत सारे और कंपाउंड्स पाए जाते हैं। उन कंपाउंड्स में ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जो इनऑर्गेनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसके अलावा वह कंपाउंड होते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रॉपर्टी शो करते हैं। कुछ ऐसे कार्बनिक कंपाउंड्स हैं जो अपनी एलिमेंटल स्टेट में रहते हैं, जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेन। तो ये अलग अलग टाइप से कार्बन जो है नंबर ऑफ कंपाउंड जनरेट करता है। शुरुआत में जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, ये सभी जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं बनाते हैं। जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, इनके ऑर्गन्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनका सिंथेसिस होती है। शुरुआती दौर में हमें ये नहीं मालूम था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। लेकिन नेचुरली अगर हम देखें तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे चारों तरफ थे। हम जो खाना खाते हैं उसमें मैक्सिमम पार्ट कार्बनिक कंपाउंड्स का होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होता है। हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं वह भी काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करते हैं। ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। ग्लूकोज क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ग्लाइकोजन, लैक्टोज, जितने भी शुगर्स हैं, ये सभी शुगर्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हमारे फूडिंग एटीट्यूड में और काफी सारे कंपाउंड्स के फॉर्म में हमें मिलते हैं। जितने भी कार्बोहाइड्रेट, जिनमें हम
ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज, स्टार्च, ये सभी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। शुरुआत में हम ये नहीं जानते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लैब में सिंथेसाइज नहीं हुए थे, नेचर में ही वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते। तो कुछ साइंटिस्ट का ये मत था, कुछ साइंटिस्ट का ये मानना था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नेचुरली पाए जाते हैं, उनको लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। अब हमने देखा कि जब काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, लोग उनके बारे में रिसर्च किया करते थे। ऐसे ही रिसर्च करते करते कुछ लोगों ने कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए, लेकिन अगर हम इनिशियल से बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लिविंग के ऑर्गन से पाए जाते थे। इसलिए हमने इस ब्रांच का नाम क्या रख दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम कह सकते हैं कार्बनिक compounds are synthesized in organs of living। इसलिए इस ब्रांच को, जिसको हम कार्बनिक केमिस्ट्री क्या करते थे, उसको हमने क्या लग दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि जितने भी लिविंग्स हैं, चाहे वो ट्रीज हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, इन सभी के अंदर कार्बनिक कंपाउंड जो है सिंथेसाइज होते हैं और उनमें यूज आते हैं। तो इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, कार्बनिक की जगह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतनी बात क्लियर है। फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बर्जीलियस। बर्जीलियस जो है वो जितने भी पेड़ पौधे हैं उन पर रिसर्च किया करते थे। तो उनका कहना यह था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो भी पाए जाते हैं वो नेचर में ही मिलते हैं, नेचर में ही वो बनते हैं, नेचर के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं, उनको लैब में नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए उन्होंने एक थ्योरी दी, उसको वो कहते थे वाइटल फोर्स। इस थ्योरी को उन्होंने क्या कहा, वाइटल फोर्स थ्योरी। ये वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको लैब में सिंथेसाइज नहीं किया जाता। तो बर्जीलियस का अपना व्यू ऑफ पॉइंट था, उनका ये अजम्पशन था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नेचर में ही बनते हैं, नेचर में ही सिंथेसाइज होते हैं। तो उन्होंने उसके लिए एक थ्योरी दे दी जिसको हम क्या कहते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये थ्योरी क्या कहती है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स cannot synthesized in laboratory। यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में प्रिपेयर नहीं करते। लेकिन लोग तो अपनी रिसर्च में लगे रहते हैं, काफी लोग ट्राई करते रहे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया जा सके। बर्जीलियस के ही एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक वोलर।
क्या नाम था? फ्रेडरिक वोलर। इन्होंने सबसे पहले एक फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिए बाय अ सब्सटेंस। उन्होंने क्या किया, पोटेशियम साइनेट ये देखिए, ये पोटेशियम साइनेट है। इसके साथ साथ इन्होंने अमोनियम सल्फेट का भी यूज किया। इन्होंने किसका यूज किया? अमोनियम सल्फेट। क्या लिया? पोटेशियम साइनेट। इसके अलावा क्या लिया? अमोनियम सल्फेट। और इन्होंने देखा कि यहां अमोनियम साइनेट बना, क्या बना? अमोनियम साइनेट। इसके साथ साथ पोटेशियम सल्फेट बना। इसको बैलेंस कर लेना। अब जो अमोनियम साइनेट यहां जो बना हुआ है, इस अमोनियम साइनेट का रीअरेंजमेंट होता रहता है। तो हाइड्रोजन है, उसका क्या होता रहता है? रीअरेंजमेंट। वो ये क्या बन जाता है? NH2CO। इसको हम कहते हैं यूरिया। क्या कहते हैं हम इसको? यूरिया। इसका नाम क्या था? यूरिया। इसको हम क्या कहते हैं? यूरिया। तो पोटेशियम साइनेट जो है वो अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता था? अमोनियम साइनेट। और अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट। और ये जो अमोनियम साइनेट है, इसका रीअरेंजमेंट हमें क्या देता है? यूरिया। तो ये यूरिया जो है पहला ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब में सिंथेसाइज हुआ बाय अ सब्सटेंस। इस पॉइंट को ध्यान रखना, बाय अ सब्सटेंस। किसने किया? फ्रेडरिक वोलर। ये जो है बर्जीलियस के ही क्या थे? स्टूडेंट। क्लियर है? तो पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट के रिएक्शन करने पर हमको क्या मिलता है? यूरिया। नोट कर लीजिए आप। हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड synthesized in lab is urea by substance. फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में सिंथेसाइज हुआ
वो कौन सा था? यूरिया। किसने सिंथेसाइज किया? फेड्रिक वोलर। किस किस से मिलकर बना? पोटेशियम साइनेट अमोनियम सल्फेट से मिलकर बना। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इस रिएक्शन पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका 11th में भी है और 12th क्लास में भी है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब जब कोई डिस्कवरी हो जाती है, लोग कुछ कंपाउंड बना लेते हैं, तो लोगों में एक होड़ लग जाती है कंपाउंड बनाने की, कि जब एक कंपाउंड बन सकता है यूरिया, तो और भी बन सकते हैं, और भी साइंटिस्ट इसमें आगे कूद पड़े। तो जब दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना, वो बनाया आपका कोल्वे ने। कोल्वे ने क्या किया? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिया। ये इनकी एलिमेंटल स्टेट में ही लिया, और उन्होंने देखा एक कंपाउंड बन गया उससे, जिसको हम कहते हैं एसेटिक एसिड। जिसको हम क्या कहते हैं? एसेटिक एसिड। तो ये जो है एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है एसिटिक एसिड। किसने बनाया? कोल्वे ने। इसके लिए भी हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड synthesized in lab is acetic acid by element। अब वो क्वेश्चन पूछ सकता है, Who discovered first organic compound in lab by substance? तो किसने बताएंगे आप? फेड्रिक वोलर। अगर वो क्वेश्चन पूछता है Who discovered first organic compound in lab by element, तो आप क्या बताएंगे? कोल्वे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बन सकता है Which organic compound discovered first बाय सब्सटेंस? आप क्या बताएंगे? यूरिया। क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डिस्कवर्ड इन लैब बाय एलिमेंट, तो आप क्या कहेंगे? एसिटिक एसिड। क्लियर है मेरी बात? इन दोनों कंपाउंड्स के बनने के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनने की होड़ लग गई। एक के बाद एक साइंटिस्ट आए, नंबर ऑफ कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने लगे। कंपाउंड बनते गए, इतने कंपाउंड बन गए, इतने कंपाउंड्स बन गए कि हमें उसके लिए अलग से एक ब्रांच बनानी पड़ी। उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उन कंपाउंड्स को हमने बाकी के एलिमेंट से अलग एक स्पेस दिया, क्योंकि वो इतने सारे थे, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को जानने के लिए हमने एक अलग से ब्रांच बनाई, जिसको हम क्या कहते हैं आज? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? पूरी पीरियोडिक टेबल में केवल कार्बन ही क्यों? कार्बन ही क्यों इतने सारे कंपाउंड बनाता है? बाकी और भी एलिमेंट्स हैं जो इतने कंपाउंड बना सकते हैं। अब इस पर बात होने लगी। तो सबसे पहली बात है, कार्बन जो है उसके अंदर कैटिनेशन पावर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कैटिनेशन पावर। कैटिनेशन के कारण कार्बन जो है चेन फॉर्म कर सकता है।
कार्बन कार्बन एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। दूसरा इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के कारण भी कार्बन जो है वो चेन फॉर्म कर सकता है। तो पहला पॉइंट, कार्बन क्यों इतने सारे कंपाउंड बनाता है? पहला कारण है उसका कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? टेंडेंसी टू फॉर्म चेन। कार्बन जो है, कार्बन काफी सारे एलिमेंट जो हैं आपस में जुड़कर एक लंबी चेन बना सकते हैं, एक लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। दूसरा इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। देखिए, अब हमें मालूम है कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 6। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। (2s2 2p2). इसका मतलब है ये दोनों जो लास्ट जो ग्रुप है 2s2 एंड 2p2, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। s ऑर्बिटल कंटेन, इसको हम 2s ऑर्बिटल कहेंगे। ये हमारा 2p ऑर्बिटल है। ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल है? 2s। और ये कौन सा है? 2p। इसको हम कहते हैं px, ये होता है py और ये होता है pz। अब हम देखते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इस ऑर्बिटल में भरे हुए हैं, इसके अलावा 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में भरे हुए हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि यहां पर 4 ऑर्बिटल्स हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आएंगे। कौन कौन से? 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स। तो यहां इनके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है वो क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है? sp3। ज्योमेट्री की बात करें, वो रहती है इसकी टेट्राहेड्रल। इसके जो लोब्स हैं वो फिक्स रहते हैं, एक फिक्स जगह पर पाए जाते हैं। बॉन्ड एंगल की बात करें, वो एग्जैक्ट 109 डिग्री 28 मिनट पर पाया जाता है। इसका शेप भी बना के देख लेते हैं। हमें मालूम है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। देखिए, एक लोब तो यहां होता है, दूसरा लोब यहां आ गया, थर्ड लोब यहां आ गया। इस तरीके से। और एक लोब जो है इसके पीछे पाया जाता है। देखिए, मैं दिखा दूं एक बार।
देखिए ये जैसे यहाँ तो 2 हो गए इस तरीके से, एक यहाँ ऊपर हो गया, ये एक ये इसके पीछे लगा हुआ है यहाँ पर, ये जो लोब नीचे निकाला है ये वाला, ये जो है इसके पीछे लगा हुआ है इस तरीके से। तो ये जो लोब्स हैं ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी बनाते हैं। कैसी ज्योमेट्री बनाते हैं? टेट्राहेड्रल। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नोट कर लो। इसलिए ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है और चेन बनाने की टेंडेंसी रखता है। ये 2 कारण हैं जिनके कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं वो बने हुए हैं। कार्बन की कैटिनेशन पावर, कार्बन जो है चेन फॉर्मिंग टेंडेंसी रखता है, दूसरा उसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कार्बन। देखिए टाइप्स ऑफ कार्बन किसी भी कार्बन की प्रॉपर्टीज को भी डिनोट करेंगे। ये हमारे काफी काम आने वाले हैं। आपको ये किसी वीडियो में नहीं दिखाई देंगे, बहुत कम लोग आपको इनके बारे में बताएंगे, लेकिन ये छोटे छोटे जो कंसेप्ट होते हैं जिसके द्वारा हम अच्छे मार्क्स ग्रेस कर पाते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास कर पाते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें बेसिक्स को ध्यान रखना आवश्यक है। लोग कहते हैं कि बड़ी बड़ी बुक्स को पढ़ें, मैं कहता हूं कि केवल छोटी छोटी बुक्स को पढ़ें। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आईआईटी है, चाहे आपका नीट है, एनसीईआरटी से बेटर बुक नहीं है। सबसे पहले आप एनसीईआरटी करें। आपका अगर बेसिक मजबूत है, आपका अगर बेसिक अच्छा है, तो आप किसी भी एग्जामिनेशन को फाइट कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज जो है बेसिक पर डिपेंड करती है। अब इसी तरह ये जो कार्बन एटम है, ये आपको ऐसा लगेगा इसमें क्या बताया, ये तो हम अपने आप कर लेते, लेकिन यही जो कॉन्सेप्ट है उनके द्वारा आप आगे की किसी भी टेंडेंसी को पूरा कर पाएंगे, आप किसी भी एग्जामिनेशन को फाइट कर पाएंगे। इससे आप बोर्ड के एग्जाम्स में भी अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, आपका आईआईटी के एग्जाम में भी मार्क्स आएंगे, आपके नीट के एग्जाम में भी मार्क्स आएंगे। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा। देख लीजिए इसमें हम क्या ला रहे हैं, टाइप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के टाइप्स। पहला आता है टाइप्स ऑफ कार्बन में सबसे पहले आते हैं प्राइमरी कार्बन। सबसे पहले क्या आता है, प्राइमरी कार्बन, और इसको हम 1 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री कार्बन, प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन। क्या कहते हैं हम इसको, प्राइमरी कार्बन, और हम इसको क्या कहते हैं, 1 डिग्री कार्बन। देखिए ये हमारे पास ईथेन है, ये कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। जिसको समझ नहीं आता है वो इस तरीके से लिख लेना।
ये हमने इसको खोल कर लिख लिया, अलग 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 करके डाल दिया। तो ये वाला कार्बन जो है इस वाले कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब आप देखिएगा ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन से बॉन्डेड है? 1। ये केवल कितने कार्बन से बॉन्डेड है? 1। ऐसा कार्बन जो केवल सिंगल कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन। तो ये वाला कार्बन इस कार्बन से बॉन्डेड है तो ये क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। इस वाले कार्बन को देखें, ये वाला कार्बन केवल इस वाले कार्बन से बॉन्डेड है तो ये भी क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये हाइड्रोजन को मैं लगा नहीं रहा हूं, आप ये नहीं समझिएगा इन पर हाइड्रोजन लगे नहीं है, लगे हुए। जैसे पहले आपने देखा होगा मोबाइल फोन जो है कितना बड़ा आता था, फिर थोड़ा छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ, फिर और छोटा हो गया। इसी तरह शुरुआत में तो हम इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते थे, फिर हम इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाने लगे, फिर हम इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाने लगे। अब हम लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लाइन स्ट्रक्चर। तो बेसिक बात ये आपको ध्यान रखनी है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। 1 वैलेंसी इज सेटिस्फाइड विद दिस कार्बन एटम एंड अदर 3 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड विद 3 हाइड्रोजन एटम लाइक दिस 1, 2 and 3। यहां देखिए इस कार्बन की 1 वैलेंसी यहां सेटिस्फाइड है, 1 वैलेंसी यहां सेटिस्फाइड है। कितनी वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है? 2। वो 2 वैलेंसीज जो है किससे सेटिस्फाइड हो जाएंगी? हाइड्रोजन। इसी तरह इस कार्बन को देखें, इसकी भी 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है। 1 वैलेंसी इज सेटिस्फाइड विद दिस कार्बन एटम एंड सेकंड इज दिस कार्बन एटम। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। इसके अलावा देखिए यहां पर भी इस तरीके से ये बैलेंस हो जाता है, इस तरीके से ये बन जाता है। अब हम जो यूज करेंगे उसमें हाइड्रोजन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब देखिएगा ये जो कार्बन एटम है ये कितने कार्बन से अटैच है? आप कहेंगे 3 कार्बन से अटैच है भैया। ये तो ये वाला कार्बन जो है केवल और केवल इस कार्बन से अटैच है। ये जो कार्बन जो है इस वाले कार्बन से अटैच है तो ये क्या कहलाएगा? 1 डिग्री का। यहां देखिए ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 1। क्या कहलाएगा? 1 डिग्री का। इसका मतलब है ऐसे कार्बन एटम जो केवल सिंगल कार्बन एटम से बॉन्डेड है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन एटम। सिंगल कार्बन एटम। यानी जब कोई भी एक कार्बन एटम सिंगल कार्बन एटम से अटैच होगा उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन। या 1 कार्बन एटम से अटैच होगा तो क्या कहेंगे हम उसको? प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन। नोट कर लीजिएगा आप इसको। सेकंड आता है आपका सेकेंडरी कार्बन
और 2 डिग्री कार्बन। इसमें हम कह सकते हैं कार्बन एटम बॉन्डेड टू 2 कार्बन एटम्स। देखिए इस कार्बन को देखें, ये वाला कार्बन जो है इस कार्बन से अटैच है केवल। इस कार्बन को हम क्या कहते हैं? 1 डिग्री कार्बन। या हम कह सकते हैं इस कार्बन की वैलेंसी 1 वैलेंसी इज सेटिस्फाइड विद 1 कार्बन एटम। इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमर। इस वाले की बात करते हैं। इस कार्बन से देखिए ये वाला कार्बन भी अटैच है और ये वाला कार्बन भी अटैच है। कितने कार्बन अटैच हैं? 2। तो ये क्या कहलाता है? 2 डिग्री। ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा? 2 डिग्री कार्बन। यहां आ जाए, ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच है केवल 1 डिग्री। इस वाले कार्बन की बात करते हैं, ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच है और इस वाले से अटैच है, क्या कहलाएगा? 2 डिग्री। क्लियर? अब इस वाले कार्बन को देखते हैं। ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच है और इस वाले कार्बन से अटैच है, तो इसका मतलब ये भी कैसा है? 2 डिग्री। एक और देखते हैं एग्जाम्पल। अब इस वाले कार्बन को हम देखें, ये कार्बन जो है इस कार्बन से अटैच है, इसके अलावा किसी और कार्बन से तो अटैच नहीं है। तो ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन एटम से ये वाला कार्बन एटम अटैच है, इसके अलावा ये वाला कार्बन एटम अटैच है, तो ये क्या कहलाएगा? 2 डिग्री। क्योंकि इस कार्बन एटम से 2 कार्बन एटम्स अटैच हैं, तो ये वाला कार्बन एटम क्या कहला रहा है? 2 डिग्री कार्बन एटम। इसको देखते हैं, ये वाला कार्बन एटम इस कार्बन से अटैच है, इसके अलावा इस वाले कार्बन से भी अटैच है, तो ये भी क्या कहलाएगा? 2 डिग्री। इस वाले कार्बन को देखते हैं, ये वाला कार्बन जो है इस कार्बन से अटैच है आपका, इसके अलावा ये वाला कार्बन जो है इस कार्बन से भी अटैच है, तो ये भी क्या कहलाएगा? 2 डिग्री। ये भी क्या कहलाएगा? 2 डिग्री। अब इस वाले कार्बन पे आते हैं, ये वाला कार्बन जो है इस कार्बन से अटैच है और इस वाले कार्बन से भी अटैच है, तो ये भी क्या कहलाएगा? 2 डिग्री। ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा? 2 डिग्री कार्बन। इस वाले कार्बन को देखते हैं, ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच है केवल, तो ये क्या कहलाएगा? क्लियर है? इसके बाद आते हैं थर्ड। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से अटैच है तो वो क्या कहलाता है? 2 डिग्री कार्बन एटम या सेकेंडरी कार्बन एटम। 2 डिग्री कार्बन एटम या सेकेंडरी कार्बन एटम। नेक्स्ट आता है थर्ड। नेक्स्ट कौन सा आता है? थर्ड। थर्ड जो है उसमें आता है 3 डिग्री कार्बन, टर्शरी कार्बन एटम। और हम इसको 3 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ऐसा कार्बन एटम जो 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड हो उसको हम क्या कहेंगे? टर्शरी कार्बन एटम या 3 डिग्री कार्बन एटम।
हम लिख सकते हैं कार्बन एटम बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम्स। कितने से बॉन्डेड होगा? 3 कार्बन एटम से। अब देखिए इसको कैसे बताएंगे। हमने ये कंपाउंड लिया, इस कंपाउंड के अंदर देखिएगा, इस वाले कार्बन को देखते हैं। ये कार्बन कितने कार्बन से बॉन्डेड है? तो हम देखें तो ये वाला कार्बन जो है इस वाले कार्बन से जो है बॉन्डेड है। इसके अलावा किसी कार्बन से तो बॉन्डेड नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। इस वाले कार्बन को देखते हैं, ये वाला कार्बन एटम जो है केवल इस कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये भी क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। इस वाले कार्बन एटम को देखते हैं, ये वाला कार्बन एटम इस कार्बन एटम से बॉन्डेड है केवल, तो ये भी क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। अब इस मिडिल वाले कार्बन एटम को देखते हैं। ये मिडिल वाला कार्बन एटम जो है यहां पर 1 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, यहां पर भी 1 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसके अलावा ऊपर भी 1 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो ये जो है 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? 3 डिग्री कार्बन एटम या टर्शरी कार्बन एटम। एक और देखते हैं एग्जाम्पल में। सबसे पहले इस कार्बन को देखें, ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच है केवल। ये वाला कार्बन किस कार्बन से अटैच है? इस वाले से। तो ये कहलाता है 1 डिग्री कार्बन एटम। क्या कहलाता है ये? 1 डिग्री कार्बन एटम। इसके बाद ये वाला कार्बन एटम देखते हैं, ये वाला, ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है केवल, तो ये भी क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। ये वाला कार्बन एटम देखते हैं, ये कार्बन एटम इस कार्बन एटम से अटैच है, तो ये भी क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। ये वाला कार्बन एटम देखते हैं, ये इस वाले से अटैच है, इसके अलावा इस वाले से भी अटैच है, यानी 2 कार्बन एटम से अटैच है, तो इसको हम क्या कहेंगे? 2 डिग्री। और ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच है, इससे अटैच है, इससे अटैच है, यानी ये 3 कार्बन एटम से अटैच है, तो ये क्या कहलाएगा? 3 डिग्री। क्लियर है? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है क्वाटर्नरी कार्बन, और हम इसको कहते हैं 4 डिग्री कार्बन। क्वाटर्नरी कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। अब जैसा कि हमें नाम से मालूम है, यानी ऐसे कार्बन एटम्स जो 4 कार्बन एटम से जुड़े होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? क्वाटर्नरी कार्बन एटम, या हम इसको 4 डिग्री कार्बन एटम कहेंगे। हम कह सकते हैं कार्बन एटम बॉन्डेड टू 4 कार्बन एटम। ऐसे आइटम्स को हम क्या कहेंगे? 4 डिग्री कार्बन एटम या क्वाटर्नरी कार्बन एटम। क्या कहेंगे इसको हम? 4 डिग्री कार्बन एटम या क्वाटर्नरी कार्बन एटम। देखिए, यहां देखिए, ये कार्बन एटम जो है केवल सिंगल कार्बन, इस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन एटम इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा?
1 डिग्री कार्बन एटम। ये वाला कार्बन एटम इस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कार्बन एटम। ये कार्बन एटम इस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ तो ये क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन देखते हैं, मिडिल वाला। ये कार्बन जो है इस कार्बन से अटैच है, इस वाले से अटैच है, इससे भी अटैच है और इससे भी अटैच है। यानी ये कार्बन जो है 4 कार्बन एटम से अटैच है। तो ये क्या कहलाएगा? क्वाटर्नरी कार्बन एटम। क्या कहलाएगा ये? क्वाटर्नरी कार्बन एटम। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका इनके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमें ये बताना है इसमें कि नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन एटम्स कितने हैं। अब देखिएगा, यहां देखते हैं, ये जो कार्बन एटम है केवल इस कार्बन एटम से अटैच है। देखिएगा, ये वाला जो कार्बन एटम है इस कार्बन एटम से अटैच है। तो ये क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कार्बन। क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कार्बन। इस वाले कार्बन को देखते हैं, ये भी 1 कार्बन से अटैच है, तो ये भी क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। इस वाले कार्बन को देखते हैं, ये भी 1 कार्बन से अटैच है, क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। इस वाले कार्बन को देखते हैं, ये कार्बन देखिए इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है और इससे भी अटैच है। तो टोटल कार्बन एटम कितने अटैच है? 1, 2, 3 एंड 4। तो ये क्या कहलाएगा? 4 डिग्री कार्बन। क्या कहलाएगा ये? 4 डिग्री कार्बन। यहां देखते हैं, ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच है, तो इसको हम क्या कहेंगे? 1 डिग्री। एक ही कार्बन से तो अटैच है ये। इस वाले कार्बन को देखें तो ये वाला कार्बन इस कार्बन से भी अटैच है और इस वाले कार्बन से भी अटैच है, इस वाले से भी अटैच है। तो कितने से अटैच है? 3। तो ये क्या कहलाएगा? 3 डिग्री कार्बन एटम। इस वाले कार्बन एटम को देखते हैं, ये जो है इस वाले से अटैच है, तो ये क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। इस वाले कार्बन एटम को देखते हैं, 1, 2, 3 से अटैच है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? 3 डिग्री कार्बन एटम। ये वाला कार्बन एटम देखते हैं, ये वाला कार्बन एटम इस वाले कार्बन एटम से अटैच है, इस वाले से भी अटैच है, यानी कि ये 2 कार्बन एटम से अटैच है। तो ये क्या कहलाएगा? 2 डिग्री कार्बन एटम। क्या कहलाएगा ये? 2 डिग्री कार्बन एटम। इसके अलावा इसकी बात करें तो ये भी 2 डिग्री कार्बन एटम होगा। ये इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री हो गया। इस वाले की बात करें तो ये सिंगल से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री हो गया। अब काउंट कर लेते हैं 1 डिग्री कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 कार्बन जो है वो 1 डिग्री वाले हैं। 2 डिग्री वाले काउंट करते हैं, 1, 2। 2 डिग्री वाले कार्बन कितने? 2। 3 डिग्री वाले देखते हैं, 1, 2। इसके अलावा 4 डिग्री वाले कार्बन कितने हैं? 1। तो इस तरीके से हम इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को निकाल सकते हैं कि प्राइमरी कार्बन एटम कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन एटम कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन एटम कितने हैं, या क्वाटर्नरी कार्बन एटम। ये नोट करो अपना।